अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को सैपियंस कंसल्टिंग में खुश आमदीद। सैपियंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इज एसोसिएट विद एसएपी पार्टनर इन पाकिस्तान। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो आप मतलब कि ये कह सकते हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ बिजनेस, जो हमारा विजन और मिशन, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसके जरिए तमाम जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मुयसर हो। और जो प्रोफेशनल लेवल के हम जो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे वो अपनी मैनेजमेंट की जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करने के काबिल हो जाए। ओके, अच्छा, जो हम लोग डिफरेंट लेवल्स करवाते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि जो हमारी ट्रेनिंग में यूनिक चीज क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे भी हैं, कंपनीज भी हैं जो एससीपी की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और हमारी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, नंबर वन। और सबसे अहम चीज ये होती है कि जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल कि आजकल आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का। देखें, जब रिसेशन आता है ना वर्ल्ड वाइड, तो उसमें जो जॉब सेक्टर, जो हम जॉब जो हमारे पास सेक्टर है, वो बहुत मुतासर होता है। बिजनेस भी काफी इसमें मुतासर होते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिसमें जो हमारी इकॉनमी है वो डाउन से डाउन होती जाती है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट की जो सबसे बड़ी जो रीजन है वो क्या है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। मेरा 18 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यूनिवर्सिटी में भी आला तालीम हासिल की। मैंने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए, फॉरेन कंपनीज के साथ मैंने प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म किया। तो वहां पे जो हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया, नोट किया, वो ये है कि मतलब जो हमारे नौजवान, चाहे वो एससीसीए करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, या कोई भी बीएस एमएस फाइनेंस डिग्री करने के बाद जब मार्केट में आते हैं, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि बेटे आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, यू हैव completed your high education, that's very good, what you can do for us, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम आपको जॉब क्यों दें। तो ऐसे बहुत से वजूहात, बहुत से प्रॉब्लम्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि मतलब कि देखें, एक स्टूडेंट है एमबीए करके, एसीसीए करने के बाद या एमएस करने के बाद मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करते थे, उसको जो वहां पे मसाइल। अच्छा, जो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूजर लेवल हमारे पास है, आपका फंक्शनल मैनेजमेंट लेवल है, आपका कंसल्टेंट और इन्विटेशन लेवल है। ओके, यूजर लेवल बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं जिन्होंने डेटा एंट्री की जॉब परफॉर्म करना हो, और इसमें फोकस किया जाता है आपका जिसमें जो बेसिक सेट ऑफ स्किल्स हैं इन एसएपी। आप फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री आपने पोस्ट करनी है, आपने एक लेटर ड्राफ्ट करने, और आपने एक इनवॉइसेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको यूजर लेवल आपको मतलब रिकमेंड किया जाता है। यूजर लेवल का अगर तो आपने एक अच्छा कैरियर को डेवलप करना है तो यूजर लेवल हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। ओके, उसकी वजह यह बनती है कि जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर जॉब करते हो ना, तो आपकी प्रमोशन उस तरह से पॉसिबल नहीं होती कि जो आप डिमांड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अब एक स्टूडेंट है जिसने एमएस किया हुआ है या एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, अगर वो एमबीए फाइनेंस या एमएस करने के बाद डेटा एंट्री की जॉब करेगा, तो वो वहां पे अपनी जो प्रमोशन है ना, उसको कभी भी अपने उसको प्रमोशन को लीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई वो डेटा एंट्री ऑपरेटिंग की जॉब कर। मास्टर्स और एमएस को हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, ताकि आप अगर आपको जॉब मिलती है ना डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप 1 साल या 2 साल बाद अपने आप की प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि आप फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, और इस तरह से जो आपकी फर्दर जो अच्छी पोस्ट होती है आप उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। ओके, फंक्शनल लेवल में जो सबसे एक अहम चीज है, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर इफेक्टिव जॉब वर्क। अच्छा, और इसके अलावा इसमें जो एक और चीज है जो हमने इसमें ऐड किया, फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, बेस्ट सॉल्यूशंस विद मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स। जैसे कि पहले आपको मैंने ये बताया कि जो यूजर लेवल है, यूजर लेवल में आप मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करने, इसमें तो कोई इतना इशू नहीं आता। अलबत्ता जो मैनेजमेंट लेवल है, इसमें आपने जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स है आपने उनको आइडेंटिफाई करने, और उनके जो मतलब के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हो विथ योर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक सबसे यूनिक चीज जो इसमें हमने ऐड किया वो ये है कि इफेक्टिव सुपरविजन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रिप ऑन एसएपी ईआरपी। अब इसके अंदर जेडीएस मॉडल भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम, सैप, फाइको, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, आईएफआरएस, टैक्स,
टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज में या फॉरेन किसी यूरोप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स जो है ना वो कंपल्सरी हो चुके हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा आपके पास रिसर्च है, प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं, यानी कि जो हमने एक अपना ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग जो मैकेनिज्म हमने डिजाइन किया है ना, इस मैकेनिज्म के जरिए आपको ट्रेनिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मुयस्सर होगा, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है ये आमतौर पे हमने डिजाइन की है इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। ओके, ये 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और इसके साथ जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो हम आपको इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप भी करवाते हैं, ठीक है, और आप इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हो। आप ये देखते हो भाई अगर आपने एज अकाउंटेंट की जॉब करनी है, व्हाट विल बी योर जेडीज, आपके जेडीज क्या होंगी। और ये जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का पैकेज है कि वो अपने आप को एक तो क्वालिफाई भी बना सकते हैं, अपना जो आपको अपने आप को क्वालिफाई भी बना सकते हो, आप अपनी जो स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। ओके, जिससे क्या होगा, आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेडीएस मॉडल क्या चीज है, ठीक है, और उसके बाद ईआरपी सिस्टम के ऊपर आप कैसे अपने आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, और साथ में टैक्स सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद आता है कंसल्टेंट लेवल। अच्छा, ये जो कंसल्टेंट लेवल है ना, ये थोड़ा सा एक अलग फील्ड आती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप में से जो सैप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उनकी एक अलग फील्ड है, ठीक है, कि आपने एसएपी को इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये एक अलग चीज है। बहुत से स्टूडेंट्स माशाल्लाह से देखते हैं, वो कहते हैं सर हमने कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग की है। कंसल्टेंट लेवल की जो ट्रेनिंग है वो उसमें क्या होता है कि आपने किसी भी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इंप्लीमेंट करना होता है। ओके, और उसमें आपकी जो एजुकेशन है ना, फॉर एग्जांपल कि आपने एमएससी या जो भी आपकी एजुकेशन है वो इतना मैटर नहीं करती। कंसल्टेंट में आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो मैटर करते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर हम मतलब कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उनको हम एक अलग सा एक वर्कशॉप उनको बताएंगे भाई कंसल्टेंट में आपने क्या करना होता है। ओके बॉयज, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हर कोई मास्टर्स ने वो कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग आपको करवा होता है। देखिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एजुकेशन है माशाल्लाह से, या तो आप अकाउंटेंट बनेंगे या फाइनेंस मैनेजर, ऑडिटर। ओके, तो मुझे ये बताएं कि इन तीनों में कंसल्टेंट लेवल का काम ही नहीं है। ये तो टेक्निकल पॉइंट, आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है। ओके, अच्छा, तो ये कंसल्टेंट लेवल अलग है, मैनेजमेंट लेवल अलग है। ओके, और जो सैप की ग्लोबल सर्टिफिकेशन है ना, वो लाजमी नहीं कि जस्ट कंसल्टेंट लेवल को ही वो इश्यू की जाती है, वो बेसिकली एक ब्रांड है, एससीपी एक ब्रांड है, उसकी जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड है, वो एक्सेप्टेंस है उसकी वर्ल्ड वाइड। क्लियर? तो बॉयज पहला जो पॉइंट है वो आपने अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग फॉर योर बेस्ट कैरियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ जाती है, ये जेडीएस मोड ऑफ अकाउंटेंट, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजर अकाउंटेंट। अब इसमें ये आपका जेडीएस मॉडल है, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है ना, उसमें तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो पहली जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम क्या है, तमाम डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करना। आप मुझे बताएं कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकते हो? प्लीज हरी अप, आंसर मी। आप मुझे चैट में आंसर दे सकते हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकते हो? यस और नो? वेरी गुड, नो। तो अकाउंट्स फाइनेंस का काम क्या होगा कि पहले तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन को आपने डीपली सुपरवाइज करने। ओके, अब सुपरविजन किस बेस पे करोगे आप? भाई फॉर एग्जांपल कि आप प्रोक्योरमेंट के आपने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की सुपरविजन करनी है। जब आप प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम करेंगे तभी आप उसकी सुपरविजन कर पाएंगे ना। ओके, और मैं इंडस्ट्रियल बेस की बात कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं, इवन के बहुत से ऐसे माशाल्लाह से एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मतलब कि हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब मैं उनसे इंटरव्यू लेता हूँ वो बेचारे वहां पर लाजवाब हो जाते हैं। ओके, तो बेटा बात ये होती है वो वहां पे लाजवाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक चीज से, वो एक ही चीज पे ना महदूद हो जाते हैं, अपने आप को महदूद कर लेते हैं, या भाई हमने इससे भाग नहीं निकलना। ठीक है, तो अगर तो आपने कामयाब होना है, वेरी गुड, अगर तो आपने कामयाब होना है तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने अपना जो रिसर्च वर्क है इसको आपने डेवलप करना है। भाई इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, मैं कहता हूँ कि जॉब्स बहुत ज्यादा है। राइट, हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपना रिसर्च वर्क है उसको हमने इनहांस करना है, डेवलप करना है।
अच्छा, सेकंड उसके पास क्या है, आपने इनवॉइसेस को क्रिएट करने। थर्ड आपके पास एंट्रीज है। ये प्रैक्टिकल बात करें, नॉट थियोरेटिकल, इसमें कोई भी चीज थियोरेटिकल नहीं है, तमाम चीजें इसमें 100% आपकी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्विटेशन कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछे, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि परफेक्टली कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन बना सकता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दिखाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे बना के दिखाओ, बजट मुझे बना के दिखाएं, फोरकास्टिंग मुझे करके दिखाएं। कौन मुझे बना के दे सकता है? हरिए जरा बताइए प्लीज। कॉस्ट, इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। कॉस्ट मतलब कि वो एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब कभी हम कॉस्टिंग के ऊपर भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आपकी मैनेज कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। यूनिवर्सिटीज में माशा से कैन डू बच एंड कॉस्टिंग बट इन एक्सेल। और समा शायद माशा से कैसे कहते कि वो करते हैं, अब जो करते हैं माशा से समा आपने काइंडली ग्रुप में भी मैसेज करने, और इंशाल्लाह हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। अब ये मैंने जो आपसे पूछ रहे हैं कि बजट फॉर कॉस्टिंग, जो अभी मैंने आपसे सवाल किया है, अब मेरे पास ना आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज होगी, जो कि एंड पे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, उसके बाद मैनेज कॉस्ट है आपके पास, लेबर ओवरहेड, यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करने, एडजस्टमेंट्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अच्छा, मुझे कोई बता सकते हैं कि जो परचेस ऑर्डर है इसकी एंट्री क्या बनती है? परचेस ऑर्डर की जर्नल एंट्रीज क्या होती है? अच्छा, तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की भी आपने सुपरविजन करनी है। फॉर एग्जांपल के परचेस डिपार्टमेंट है, वो वेंडर को ना एक ऑर्डर प्लेस करते हैं 50 मिलियन का। अच्छा, अब्दुल अजीम साहब माशा से सब में सीनियर हैं, तो अब्दुल अजीम साहब आप कर लिया, आपसे हम सवाल तो नहीं पूछ सकते, माशा से आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन नौजवानों के लिए बहुत ही बायस बाबरकत होगा। तो अब्दुल अजीम साहब के अलावा तमाम ने जवाब देने, और जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसमें अजीम साहब जो है ना वो एग्जाम्प्ट है। अजीम साहब माशा बहुत सीनियर हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा कि परचेज डिपार्टमेंट वेंडर को एक ऑर्डर प्लेस करता है 50 मिलियन का। अब मुझे ये बताएं कि परचेज डिपार्टमेंट, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी डिपार्टमेंट जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो परचेज डिपार्टमेंट जब ट्रांजैक्शन करेगा, उसको वेंडर को अपना परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा, तो पहले तो डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसकी मतलब के इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो आप किस बेस पे उसकी अप्रूवल करेंगे, किस बेस पे आप उसकी सुपरविजन करेंगे, ठीक है। वो क्या रहता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो आता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो भी आपने उसकी भी सुपरविजन करना होती है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स है, इनको टर्म्स, लॉट ऑफ थिंग्स जो क्या जिसकी आपने सुपरविजन करनी है। गुड गुड। अच्छा, उसके बाद है रिकंसिलेशन, इंटरनल एक्सटर्नल बैंक रिकंसिलेशन। आपका पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है, इसको भी एनालिसिस करना है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपकी आती है टॉप लेवल के ऊपर। अच्छा, जो ये पॉइंट नंबर 10 से लेकर पॉइंट नंबर 15 तक, ये उनके लिए है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। क्योंकि इसमें हमने उनको ट्रेनिंग नहीं देनी होती, इसमें हम उनको केस स्टडीज देते हैं, ठीक है। ग्रुप स्टडी हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के एक मेरे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी इधर लाहौर में ना, तो बहुत वहां पे इश्यूज थे, तो वहां का मैंने एक केस स्टडी लिया, और मैंने अपनी टीम को बोला कि बॉयज इसको जरा इस पे जरा वर्कआउट करें, ठीक है। तो इस तरह का जब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आता है प्रैक्टिकली कि वो इंडस्ट्रीज क्यों मतलब के लॉस में जा रही है, कोई इंडस्ट्री क्यों इतना प्रॉफिट में जा रही है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने कराची में बहुत सी इंडस्ट्रीज देखी हैं जो हमारे से काफी प्रॉफिट में जा रही है, बहुत सी इंडस्ट्रीज मैंने देखे जो मतलब कि लॉस में जा रही है। लाहौर से लेके रावलपिंडी तक मैंने बड़ी इंडस्ट्रीज देखी जो मतलब कि बंद हो चुकी है ना, तो इसके ऊपर हमने काफी वर्कआउट किया है। तो वो सारी की सारी जो उनकी ड्रॉबैक्स थी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह की जो ट्रेनिंग है ना वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है। अच्छा, बजटिंग फॉर कॉस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, मुझे बता सकते हैं व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल प्लीज? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, अच्छा, परचेज, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद आपका बिजनेस एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बिजनेस एनालिसिस करना। अच्छा, मैं एक दिन ना अपने स्टूडेंट से कहता कि बेटा मुझे रिपोर्ट दो ना, जो आपने मतलब के इंडस्ट्री में जो भी ट्रांजेक्शन की है। बिलीव में देखिए, एक होता है कि रिपोर्ट को तैयार करना, एक होता है कि रिपोर्ट को तैयार करना, एक होता है कि रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हुए एक्सप्लेन करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये भी एक मैटर है भाई।
ठीक है। आजकल इंडस्ट्री में एक नई चीज इन्वॉल्व हो चुकी है, बल्कि मैं तो उसको और कहूंगा बिकॉज वर्ल्ड में तो काफी अच्छे से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो न्यू कंसिडर की जाती है, जिसको हम कहते हैं पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ठीक है, ये टूल बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग हम इसमें लेके आ रहे हैं, और जो पावर बीआई वो भी इसमें हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो स्किल्स है ना उसको हम मैक्सिमम इनहांस कर दें। हमारा जो मकसद आप जैसे नौजवानों को कामयाब करना, देखो अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान को कामयाब करती है, लेकिन इंसान एक जरिया बनते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या, आपको इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको एक राइट पाथ बताना, चलना आपका काम है, और अपने नॉलेज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज को आप ज्यादा कंसंट्रेट करो तो कामयाबी अता करना मेरे मालिक का काम है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये जनरल पोस्ट जनरल एंट्री से, जिसमें आप कैश, ये क्या हो सकते हैं, जनरल लेजर अकाउंट्स, ये आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जीएल अकाउंट्स, जनरल लेजर, ये सब डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक, फिक्स एसेट, टैक्स, टैक्स भी इसमें शामिल है, जिसमें मतलब के सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, आपका सेल्स है, जीएसटी है, वैट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल है। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे टैक्स कंसल्टेंट हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त किस्म के वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ना इस SAP की, इसमें हमने एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो टैक्स का हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ताकि आप खुद जो है ना टैक्स के मैटर को सॉल्व कर सके, आप टैक्स कंसल्टेंट भी उसमें बन सकते हो। अच्छा, उसके बाद पेरोल कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है, यूनिट कॉस्ट क्या होती है, बेस कॉस्ट क्या होती है, बजट कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, उसके बाद कॉस्टिंग, बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर, राउटिंग, ये आपने इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसको आपने कैसे सुपरवाइज करना है, और ये जो राउटिंग है, ये आपके जो वर्क सेंटर से ये कैसे आपके जो जनरल कॉस्ट है या ओवरहेड रेट से कैसे उसमें ये रोल प्ले करते हैं। आपका एमआरपी इसमें इन्वॉल्व है, एबीसी कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके किसमें परफॉर्म की जाती है, एसएपी ईआरपी सिस्टम, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, आईएएस। अब नेक्स्ट है ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम एक बहुत ही हाई डिमांडेड एक आपका सिस्टम है, जिसमें अच्छा ईआरपी सिस्टम का एक मैंने एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वो देखिएगा ईआरपी की जो बेसिक लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट से इसमें आपको बताऊंगा। ईआरपी सिस्टम से मुराद एंटरप्राइज ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी इफेक्टिव जो प्लानिंग आपने कैसे करनी है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक कस्टमर आता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास, वो कहते हैं कि आई वांट टू बाय 10,000 यूनिट्स। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या उस कस्टमर के ऑर्डर को उसी टाइम कंफर्म कर सकता है? कोई मुझे बता सकते हैं इसकी लॉजिक? सेल्स डिपार्टमेंट के पास अगर एक कस्टमर आता है, वो कहते हैं कि आई वांट टू बाय 10,000 यूनिट्स। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नो, क्योंकि जब तक सेल्स डिपार्टमेंट के पास वेयर हाउस या फिनिश गुड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो अपने कस्टमर को कभी भी उसका ऑर्डर कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब सेल्स डिपार्टमेंट अपने कस्टमर का ऑर्डर तभी कंफर्म कर पाएगा ना जब उसके पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, भाई अभी उसके पास कितना फिनिश गुड मौजूद है, अभी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, अभी उसके पास मैन पावर कितनी है, अब उसके पास कितना फंड है। ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट्स की उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आगे अपने कस्टमर जब तक सेल्स डिपार्टमेंट के पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो अपने कस्टमर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फाइनेंस का क्या रोल प्ले होता है? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको जेडिस में जो पहली जेडी जो थी, जेडिस मॉडल में जो नंबर 1 आपका क्वेश्चन था, क्या था? सुपरविजन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स की तमाम ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करना। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये ईआरपी सिस्टम के जरिए पॉसिबल है, क्योंकि देखें यहाँ पे डबल हेडेड एरोस हैं, हर डिपार्टमेंट अपना डेटा इस सर्वर सिस्टम में ऐड कर रहा है, और जब फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पूल में से डेटा कलेक्ट करेगा, तो उस डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन को सुपरवाइज करता है, और फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल करते हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पे, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहते कि परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं, प्रोक्योरमेंट परचेज ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर को 50 मिलियन का परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप क्यों परचेज किया, उस पर यह देखना होगा कि भाई क्या मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पास इतनी इंफॉर्मेशन, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट के पास इतना ऑर्डर है कि वो उसको फिल करने के लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर डिपार्टमेंट की
जो भी रिक्वायरमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक करके सुपरवाइज करने। ओके बॉयज, और इसके अलावा जो करिकुलम है वो आपके साथ जरा मैं शेयर करवाता हूँ, कर दूं प्लीज। अच्छा, ये टॉपिक्स हैं बेसिकली जी। अब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, इसमें आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, तमाम इसमें डिपार्टमेंट से जनरल लेजर अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स, पेबल, बैंक, एसेट्स, फाइनेंस, बजट, तमाम टॉपिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोलिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन दिस मॉड्यूल। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली ये इस्तेमाल की जाती है फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन। बास औकात स्टूडेंट कहते हैं सही, इसकी क्या इसकी लॉजिक है यहाँ पे मेंशन करने के ना, तो इसकी लॉजिक ये है कि आपने इसकी सुपरविजन करना होती है। ओके, तो सुपरविजन के लिए आपके इंटीग्रेशन इसमें एमएम के साथ, एसडी के साथ कंपलसरी है। फाइनेंशियल इसमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, जो जिसे आप बाकी डिपार्टमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हो, वो उससे आपकी सुपरविजन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। ओके, अच्छा, नाउ कम टू एसएपी। ये सॉफ्टवेयर एसएपी सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास सर्वर सिस्टम मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा वो अच्छा एससीपी का जो उसका सर्वर लिंक डाउन हो गया, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए एक और गुड न्यूज ये है कि अभी मतलब कि रिसेंटली जो है ना, अपवर्क और फाइवर में सैप के बहुत से प्रोजेक्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। उससे पहले क्या था, क्विक बुक था और जीरो जो स्मॉल सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर मतलब के वो प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे, लेकिन अभी मास्टर से काफी रिसेंट उन्होंने मतलब के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिए, और अभी उसमें एटलीस्ट 10 जो प्रपोजल्स हैं वो मैंने सबमिट करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट में होगा ये गर्ल्स के लिए, अगर कोई यहाँ पे गर्ल्स मौजूद हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो कि गर्ल्स आमतौर पे बाहर तो नहीं निकलती ना, वो बेचारे घर में बैठी रहती है माशाल्लाह से, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि वो घर में बैठ के एक अच्छा और एक हैंडसम जो है ना वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बॉयज भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन बॉयज के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और इसके अलावा एक और सवाल ये भी आता है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर लेट से कि अगर आप एससीपी करने के बाद मार्केट में जाते हैं, वहां पे ओरेकल की डिमांड आ जाती है, या वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओरेकल यूज हो, तो हमें फिर क्या करना होगा। देखिए, अगर आप इस ट्रेनिंग इन्वायरमेंट को बहुत ही इफेक्टिव वे से अंडरस्टैंड करते हो, लर्न करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके पास दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए, आप उस पर इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लॉजिक ये है कि मतलब कि इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें डिजाइन किए हैं जो ओरेकल में भी आपको काम आ सकती हैं, ऑटो में भी आपको काम आ सकती हैं, ठीक है, जीरो में भी काम आ सकती हैं, बाकी दुबई में छोटे जो सॉफ्टवेयर चले, टैली ERP सॉफ्टवेयर चला है, क्विक बुक चला है, ठीक है, ये बहुत, इसको हम स्मॉलेस्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मतलब कि आप 2-3 दिन यूट्यूब पे जाए, वहां पे मतलब इसके बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं करवाते हैं, राइट। सैप का जो इस वजह से कि इसका एक बहुत अच्छा नाम है, ब्रांड है ये। और एक और चीज बॉयज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा एक जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में आते हैं ना, जब वो ग्रेजुएशन को स्टार्ट करते हैं, मेरा कहना यह है कि वो उसी टाइम अपने आप को प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो जाता है ना, मतलब कि मार्केट में जाता है, ठीक है, अपनी जॉब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, वो बेचारा प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वीक होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अभी यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे मामला चल रहे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें, ताकि जब वो 4 साल या 6 साल बाद मार्केट में जब जाते ना, तो 6 साल बाद उनकी डिग्री भी मुकम्मल होगी, 6 साल बाद उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। आप खुद बताओ ये कितना इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, और एक और बात ये कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप हमें डिस्काउंट दें। डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपका होगा उस पे अगर आपका एक अच्छा ग्रुप बन जाता है ना, तो उस ग्रुप के बेस पे हम आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कि जब ग्रुप में आते हैं ना, उसमें हमें जो कॉस्ट वो काफी कम हो जाती है, और जो हमारे पास मास्टर से क्वालिफाइड ट्रेनर्स है, कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी हम बहुत अच्छा पैकेज पे करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वो अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और आपको एक हैंडसम डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, राइट। तो
बाकी आपके जो भी क्वेरीज हैं आप करनी डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये मैं आपको एससीपी का जरा दिखा दूं। वॉइस ये है एससीपी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपके पास अकाउंटिंग, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉड्यूल और ये कंट्रोलिंग का मॉड्यूल। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकल काम होता है सारा। ये देखिए हर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है इसका जनरल लेजर, और हर डिपार्टमेंट में कितने इसके टॉपिक्स हैं जो आपने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना होता है इसमें। अच्छा देखें, जब आप फाइनेंस के लिए एक और प्लस पॉइंट ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को वो इजिली अंडरस्टैंड भी कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये आपके पास है जनरल लेजर आपके पास है, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसमें बैंक से एसेट्स हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपके पास आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है, ये देखें। और फिर उसके बाद ये लॉजिस्टिक्स, इसमें ये तमाम मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो कि जो अभी आपको मैंने करिकुलम दिखाया ना, करिकुलम आपके पास होगा, जेडीएस आपके पास होंगी, ठीक है, और आपके पास टैक्स का भी इसमें वो शामिल होगा, टैक्सेशन का भी इसमें स्पेशल होगा, IFRS आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको जो फ्रीलांसिंग की एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, फ्रीलांसिंग में क्या होगा कि सैप के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में वो भी शेयर करूंगा कि फ्रीलांसिंग के कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स मार्केट में चले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आपकी सीवी भी खुद ड्राफ्ट करते हैं। जो फ्रेश डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हम उनकी सीवी ड्राफ्ट करते हैं, और जो माशाल्लाह से हमारे पास एक्सपर्ट हैं वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह से काफ़ी कामयाब है, उनको जस्ट थोड़ा सा एक हिंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप काइंडली व्हाट्सएप पे हमें डिस्कस कर सकते हो। और ये सेशन आपको कैसा लगा आपने प्लीज हमें लास्ट में इन्फॉर्म करना है। और अभी एक और इंशाल्लाह जो फर्स्ट क्लास होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंशाल्लाह, उसको भी आपने ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो इंशाल्लाह मिलेंगे एनी डेस्क के ऊपर। ओके, बस ये आपके पास आ रहा है अपवर्क का, और इसमें देख लें कि जो अभी ऐसे भी डिलीवरी शेड्यूलिंग, लोडिंग डेट, और इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपर्टीज है वो इसमें शामिल है। और इसके अलावा इसमें इसकी आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें क्या होगा कि भाई अपवर्क और फाइवर के ऊपर कैसे काम करने। ओके, ये इसमें SAP सैप से डिस्ट्रीब्यूशन है, सैप लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, सैप एनालिटिक्स है। इसमें B1 है। B1 बेसिकली कहते हैं बिजनेस 1 को, और ये अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका आता है पेरोल, प्रोवाइडर, आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एथिक्स, मटेरियल ट्रेडिंग, अच्छा, फिर बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस मॉडलिंग, रिपोर्टिंग। ओके, तो ये देखिए इसमें ऑर्डर ERP है। और अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि सैप के अगर आप सैप ECC के ऊपर काम करते हो या सैप S/4HANA के ऊपर काम करते हो तो ऑडो आपके लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप इसमें इजीली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, ऑडो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके आते हैं रिपोर्ट राइटिंग फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ये आपके पास आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो ये देखें कि इसमें एस्टिमेटेड बजट $48, ये पर आवर के हिसाब से आप इसमें चार्ज कर सकते हो। ठीक है, किसी में आपको मतलब $100 भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, किसी में तो $1000 भी इसमें मौजूद है। तो इस तरह से आप के पास बहुत अच्छा पैकेज आ सकते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स आ सकता है जिसमें आप अपनी एक बहुत हैंडसम इनकम को जनरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो प्रपोजल्स हैं, अच्छा, सबमिटेड प्रपोजल्स 6, 1, 2, 3 इसमें हमने अप्लाई किए हुए। अब ये देखिए ERP फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, और इसमें क्या होता है कि ये एक टीम वर्क के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें इंशाल्लाह हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड वाइड से लेकर प्रोजेक्ट, तो उसमें हम आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जो जिसको माइलस्टोन कहते हो, आप उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल में कंप्लीट करने के बाद फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि ऑटो और ये डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए बॉयस, ये जो है ना, मतलब कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, इन सब का डिजाइन या लेआउट तो डिफरेंट हो सकता है, अलबत्ता जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक थीम है ना, वो सबका सेम है। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट हर सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हर सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जाती है। बस क्या होता है कि आपको एक या 2 दिन जो है ना, उसका बस आपने उसका उसका जो मैकेनिज्म है, थीम है, आपने उसको अंडरस्टैंड करने। और ये देख लें, ये टोटल प्राइस इसकी कितनी है, $1500। ओके, तो इसमें आप बहुत ही हैंडसम जो है ना अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि यहाँ पे देखें आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट भी आपके पास मौजूद है, और इसमें आप परचेज डिपार्टमेंट के तमाम जो इसमें
डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको क्रिएट करने के बाद आप उसके सुपरविजन कर सकते हो, ठीक है। इसमें रिपोर्टिंग भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा इसमें जितनी भी इसके कंपोनेंट्स है, परचेज रिक्विजिशन क्या होती है, और RFQ कोटेशन को आपने कैसे क्रिएट करने, कैसे उसको सुपरवाइज करने, ठीक है। इनका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आपने परचेज रिक्विजिशन को किस बेस पे क्रिएट करते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं भाई आपके पास जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सूरत हाल है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर इंडस्ट्री जो है ना वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, तो प्रोडक्शन किस बेस पे करती है, आपका जो अपने सेल्स वॉल्यूम या सेल्स ऑर्डर के बेस पे करती है, ठीक है। अगर कंपनी के पास एक अच्छा मतलब कि सेल्स वॉल्यूम होगा, एक अच्छा सेल ऑर्डर होगा, उसकी बेस पे वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगी, ओके। इसमें फाइनेंसिंग भी इन्वॉल्व है, आपकी डेट फाइनेंसिंग आती है, इक्विटी फाइनेंसिंग आती है, और इसमें आपका लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है, लॉजिस्टिक कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट सिस्टम, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। और ये आपके इसमें इंटरनल ऑर्डर्स, और इसके अंदर आपका बजटिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसमें आपकी कॉस्टिंग शीट फॉर कॉस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल। और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, जिसको आपने सुपरविजन करने हैं, ओके बॉयज। सो प्लीज गिव अस योर फीडबैक, एंड जो इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास होगी वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सब उसको ज्वाइन कर लें, ओके। अस्सलाम वालेकुम।